अच्छा जी, मेरा चाय का मग्गा आ गया और हम पढ़ रहे थे अस्मत चुगताई और उनका लिहाफ। सो जहां से सिलसिला मुनक़ता किया था वहीं से जोड़ते हैं, क्योंकि फिर रब्त खराब होता है और मजा नहीं आता है अफसाने का। सो वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली किस्त में हमने छोड़ा था। बिस्मिल्लाह। इधर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फराकें कम हो गई हैं। कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई थी, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चिमाड़ों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ बेगम जान तो चट लेटी थी। अरे मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। वही लड़की देख कर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचने डाली थी। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लिटा लिया। आय हाय, कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गिनने शुरू कर दी। मैं मिनमिनाई। उई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कल बुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटा तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होंठ पर स्याही गहरी हो गई। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे यख थे, मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लूनी की तरह चमक रहा था। भारी चुड़ाव सोने के बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी। दिल में वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बुलाने लगा, मगर उन पर तो जितना जैसे फुतना सवार था। और मेरे दिमाग का ये हाल कि ना चीखा जाए और ना सुकून। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढा लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी है और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप खंडो पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज रब्बू में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी नमूनिये से। आए हाय लड़की, क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हुआ गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया।
وہ خود मुंह हाथ सल्फी में धो रही थी। चाय तपाई पर रखी हुई थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश करके बोली, जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े में चाय पीती रही। हाय माँ, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को, और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने के कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उसी वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजा पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया, और वो चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाओगी? घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। अच्छा सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाए। बड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी, और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंकार हो गई। वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनके कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दबक गई। सर सर फटक। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे अखड़ों बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ 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 कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा। अब मैं समझी कि बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मरती तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तरमाल उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूं हवा को सूंघा। सिवाय इतर संदल और हना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बेहतरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर इस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था हूं हूं करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है। अब मैं उछलकर ऊपर आ गई। अम्मा अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ।
میں نے ڈرتے ڈرتے پلنگ کی دوسری طرف پیر اتارے اور ٹٹول کر بجلی کا بٹن دبایا۔ ہاتھی نے لحاف کے نیچے کلا بازی لگائی اور رچک گیا۔ کلا بازی لگانے سے لحاف کا کونا فٹ بھر اٹھا۔ اللہ! میں غڑپ سے اپنے بھگونے میں چھپ گئی۔ مزہ آئے گا کیوں نہیں جناب؟ عصمت چغتائی ہو، ان کا افسانہ ہو، ہمارا لہجہ ہو، نہیں مزے کا سین نہیں بنا۔ ہاں، عصمت چغتائی ہو اور چائے کا مگ ہو، بھائی واہ، مزے کا موسم اور مزے کا دوست اور ساتھی۔ اسی کے اوپر افسانہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے پسند آیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو کوشش کریں گے اسے بہتر کرنے کی۔ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اگلے بیٹھک تک انشاءاللہ انتظار کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد